पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से ही नहीं बल्कि एमपीपीएससी और दूसरी सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है, और वो है राज्य के वन संसाधन। तो आज हम इसे कैसे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मध्य प्रदेश को भारत का वन हृदय क्यों कहते हैं। फिर हम वनों के अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, वहां के खास पेड़ पौधों और वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। फिर संरक्षण के लिए क्या नीतियां हैं उन पर नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक का महत्व समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। सोचिए, अगर भारत एक शरीर है और मध्य प्रदेश उसका दिल, तो यहाँ के जो जंगल हैं वो उसकी सांसें हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारे राज्य की बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट बैलेंस और इकोनॉमी सबकी बुनियाद हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में गोता लगाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश को भारत के एनवायरमेंटल लैंडस्केप का दिल क्यों माना जाता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो बिल्कुल याद रखनी है वो ये है कि एरिया के हिसाब से पूरे भारत में सबसे ज्यादा जंगल, सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अब ये जो नंबर है ना, 77,493 वर्ग किलोमीटर, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। ये हमारे राज्य के टोटल एरिया का लगभग 25% है। हाँ, 2021 की रिपोर्ट से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश आज भी देश में नंबर 1 पर मजबूती से बना हुआ है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। यहां साफ पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के फॉरेस्ट कवर में कितना बड़ा अंतर है। हमारी ये बढ़त हमें नेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में एक बहुत ही अहम भूमिका देती है। हाँ, और एग्जाम के लिए एक और फैक्ट बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर राज्य के अंदर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जंगल वाला जिला है बालाघाट। इसे भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। अब इतने बड़े जंगल को मैनेज करने के लिए उसे क्लासिफाई तो करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए समझते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है, क्योंकि ये भी परीक्षा का एक पसंदीदा हिस्सा है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर यानी सरकारी कंट्रोल के हिसाब से वनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा करीब 65% रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का है। यहां सरकार का सबसे सख्त कंट्रोल होता है और यहां आना जाना, लकड़ी काटना सब कुछ मना है। इस टेबल से इन तीनों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे कड़े नियम, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में परमिशन लेके कुछ काम किए जा सकते हैं और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में लगभग कोई रोक टोक नहीं होती। अब बात करते हैं मौसम यानी क्लाइमेट के हिसाब से। मध्य प्रदेश में आपको मेनली 2 तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। जहां 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। और जहां बारिश 125 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश, वहां आपको ज्यादा घने, ज्यादा हरे भरे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। चलिए अब जरा इन जंगलों के अंदर झांक कर देखते हैं। यहां कौन कौन से खास पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का खिताब क्यों मिला है। अगर कोई पूछे कि मध्य प्रदेश के जंगलों का राजा कौन है, तो एक ही जवाब है, सागौन यानी टीक। ये हमारे राज्य की सबसे खास और सबसे कीमती लकड़ी है। कुल जंगल के 19% से भी ज्यादा हिस्से पर सिर्फ सागौन फैला हुआ है। सागौन के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे पूर्वी एमपी में मिलने वाला साल, पेपो इंडस्ट्री के लिए बांस, पान में लगने वाला कत्था खैर के पेड़ से बनता है, और बीड़ी बनाने वाला तेंदुपत्ता। ये सब न सिर्फ जंगल के लिए बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और जाहिर सी बात है, जहां इतने घने और शानदार जंगल होंगे, वहां शानदार वन्य जीव भी होंगे। और इन्हीं जंगलों की वजह से मध्य प्रदेश को गर्व से टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाघों के अलावा एक और जानवर है जो हमारी शान है, हमारा राज्य पशु बारहसिंगा। ये कंजर्वेशन की एक कमाल की सक्सेस स्टोरी है। एक जमाने में ये विलुप्त होने की कगार पर था और आज ये सिर्फ और सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब इतने बड़े और कीमती जंगल को संभालना, उसे बचाकर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए देखते हैं कि इस काम के लिए हमारे प्रदेश में कौन कौन सी नीतियां और संस्थाएं काम कर रही हैं। ये सफर शुरू हुआ 1952 में, जब आजाद मध्य प्रदेश की पहली वन नीति बनी।
फिर 1964 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। तेंदुपत्ते के व्यापार को नेशनलाइज किया गया ताकि इसका फायदा सीधे पत्ते तोड़ने वालों को मिले, बिचौलियों को नहीं। सरकार ने भी समय समय पर कई योजनाएं चलाई हैं। कुछ पेड़ लगाने के लिए हैं, जैसे पंचवन योजना, तो कुछ वनवासियों के कल्याण के लिए, जैसे चरण पादुका योजना। ये सब मिलकर हमारे वनों को बचाने का काम करती हैं। अब देखिए, सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलता, सही रिसर्च और ट्रेनिंग भी जरूरी है। और इसके लिए मध्य प्रदेश में कई बड़े संस्थान हैं जो इस पूरे फॉरेस्ट मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे जबलपुर का स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और अब आ गया है हमारी आज की क्लास का सबसे जरूरी हिस्सा, एग्जाम बूस्टर। चलिए अब उन सभी पॉइंट्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब ये स्लाइड, इस पर पूरा फोकस रखिए। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। सबसे कॉमन पेड़ सागौन, सबसे पुराने जंगल बोरी अभयारण्य, राज्य पशु बारासिंगा, सबसे ज्यादा जंगल वाला जिला बालाघाट। ये सब याद होना चाहिए। अच्छा, अब सब कुछ एक लाइन में कैसे याद रखें? एक छोटी सी ट्रिक है, बस ये याद रखिए, एमपी मतलब टाइगर, टीक और ट्राइबल फॉरेस्ट्स, यानी बाघ, सागौन और आदिवासियों के जंगल। ये 3 शब्द आपको मध्य प्रदेश के वनों की पूरी कहानी याद दिला देंगे। तो अंत में बस इतना याद रखिए कि मध्य प्रदेश की ये जो वन संपदा है, ये सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये हमारे राज्य की एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ है, बायोडाइवर्सिटी का खजाना है और इकोनॉमी की नींव है। और इसीलिए एमपीपीएससी हो या कोई और परीक्षा, ये टॉपिक हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।